बात आ गई आपकी, बात आ गई। चैनल पर चुनौती देकर कह रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो कभी आज के बाद चैनल पे नहीं आऊंगा। नो और सुन लीजिए, मैं इसी चैनल पे इनके नेचर के अंदर, इनके स्वभाव के अंदर किसी के साथ घटता नहीं है। बताइए 2024 में किसके साथ जाना? नहीं, हम अखिलेश यादव ने बार अपना एक्सपेरिमेंट किया। लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। 2024 की रेस अलग थलग अखिलेश। क्या अखिलेश यादव अब दोहरे संकट में फंस गए हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस होगी। हम समझेंगे कि 2024 की रेस में अखिलेश किस रफ्तार से दौड़ेंगे और किसके साथ 2022 विधानसभा चुनाव में जितना वोट उन्होंने हासिल किया था, क्या वो फिर से एकजुट कर पाएंगे या अलग थलग पड़कर बुरी हार का सामना करेंगे? इस सवाल के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर में हार के बाद भाजपा ने एसपी के परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिम में दरार डाल दी है। एसपी के बड़े यादव नेताओं में से कुछ पहले ही अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। अब पूर्व सांसद चौधरी सुखराम यादव ने भी अखिलेश से दूरी बना ली है। मामला यहां तक बढ़ गया है कि उनके पिता चौधरी हरमोहन यादव की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे। अखिलेश यादव का कोई जिक्र ही नहीं था। वहीं गठबंधन प्रयोग भी अखिलेश के लिए फायदेमंद नहीं रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया, चुनाव के बाद टूट गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में पुरानी दुश्मनी भुलाकर बीएसपी से गठबंधन किया और हार के बाद वो गठबंधन भी टूट गया। 2022 में छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। चुनाव के बाद सुभासपा समेत कई दल अलग हो गए। चाचा शिवपाल भी साथ आकर अब दूर हो गए हैं। यानी एक तरह से अखिलेश यादव अब अकेले पड़ गए हैं। केशव देव मौर्य ने यहां तक कहा है कि 2024 में अखिलेश 2 से 3 सीट जीत ले तो ही बड़ी बात है। तो क्या 2024 की रेस में अखिलेश यादव अलग थलग पड़ गए हैं? इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे बीच में हैं। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे बीच में हैं। ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के प्रवक्ता दयाराम भार्गव हमारे बीच में है और मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद हमारे बीच में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी यहां पर उपस्थित है। सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। गन्ने का खेती होता है ना, तो जब एक बार कोई लगा देता है तो 2-4 फसलें उसमें चलती है। तो सपा में माननीय मुलायम सिंह ने जो लगा दिया था वो चल रहा था, उसका टाइम खत्म हो गया। क्या समाजवादी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है? लेकिन हमारे जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व यदि हरी झंडी दे देगा तो पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है? 2017 से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काफी प्रयोग कर रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन बड़ी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव बीता और कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट गया। 2019 में मायावती के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी के साथ मिलकर भी सफलता नहीं मिली और न ही बीएसपी के साथ गठबंधन चल पाया। 2022 विधानसभा चुनाव में एसबीएसपी, महान दल, चाचा शिवपाल की पार्टी समेत कई छोटे दलों से गठबंधन किया, लेकिन इस बार भी गठबंधन का प्रयोग फेल साबित हुआ और बारी बारी से सारे सहयोगी दल अलग हो गए। गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत बड़े दिल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अखिलेश यादव को केवल अपना परिवार और सैफई गांव, इसके अतिरिक्त पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए नगण्य है। समाजवादी पार्टी से पहले महान दल अलग हुआ, फिर ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा से तलाक हुआ, चाचा शिवपाल भी स्वतंत्र हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 की लड़ाई अखिलेश कैसे लड़ेंगे और किसके साथ? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ध्यान से इस जूतम पैजार को देख रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में आए हैं, उनको सबक सिखाएगी।
बड़े यादव नेता भी एसपी से कटने लगे हैं। सहयोगी दल साथ छोड़ गए तो एसपी 2024 में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? समाजवादी पार्टी का गठबंधन आम जनता के साथ है। कैसे समाज का हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे उनके बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी का सीधा गठबंधन जनता के साथ है। समाजवादी पार्टी जनता से गठबंधन का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 में जनता अखिलेश का साथ देगी? क्या 2024 जीतने के लिए अखिलेश के पास बीजेपी से भी बड़ा प्लान है? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितना कैलिबर होना चाहिए, उसकी 1/3 का 1/100वां हिस्सा भी अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जिस तरह की उनकी तैयारी, उस तैयारी से रोकना तो दूर की बात है, वो उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो सवाल यही है और इस वक्त का बड़ा संघर्ष भी यही है कि 2024 की वैतरणी अखिलेश यादव अकेले कैसे तय करेंगे। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर लड़ा था और अब वो कहते नजर आ रहे हैं कि अखिलेश 2 से 3 सीटें नहीं जीत पाएंगे। राजभर भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी से है और वो ये कि क्या 2024 में ऐसा ही होने वाला है? 60 सेकंड में अपनी बात रखिए, बाकी लोग भी 60 सेकंड में अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन सबसे पहले राजकुमार भाटी जी। देखिए, एक तो आपने कहा कि अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। अखिलेश यादव बिल्कुल अकेले नहीं है। अखिलेश यादव को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया अभी चुनाव में। 2022 में विधानसभा चुनाव होकर निपटा है। जनता अखिलेश यादव के साथ है, मुद्दे अखिलेश यादव के साथ हैं, विचारधारा अखिलेश यादव के साथ है। दूसरा, आपने कहा कि 2024 में क्या होगा, ये तो जनता तय करेगी। हम लोगों को अपने एजेंडा लेकर, अपने घोषणा पत्र लेकर, अपने कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाना है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता तय करती है कि किसकी बात उसे अच्छी लगती है, किसकी बात पे विश्वास होता है, वो चुनाव जिताती है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर या शिवपाल जी क्या कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तस्वीर साफ है। हर कोई मेरी बात से सहमत होगा कि लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब ये तो आदमी की स्वतंत्रता है, उसको खुद निर्णय लेना है कि वो बीजेपी के खेमे में जाकर खड़ा होता है। सत्ता के खिलाफ लड़ने की हर किसी में हैसियत नहीं होती, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। बहुत लोग, अब इन लोगों को उम्मीद रही होगी कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, तो ये उस उम्मीद में आए होंगे, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई होगी, तो अब वो सरकार की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई किसी को नहीं रोकता। 60 सेकंड पूरे। अब 60 सेकंड में एसएन सिंह जी बताइए। देखिए, कपट और स्वार्थ से की हुई दोस्ती, अहंकार से की हुई दोस्ती और अविश्वास जहाँ पे होता है, निश्चित तौर पे वो दोस्ती चलती नहीं है। सामाजिक जीवन का यही ताना बाना है और राजनीतिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप देखिए, 2017 में एक राष्ट्र की बड़ी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, वो टूट जाता है। 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके आप ये कहते हैं कि इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो नहीं सकता है और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं टिकेगी नहीं, उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ती है। 2022 में छोटे दलों से गठबंधन करके भी आपका यही रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो ऐसे लोग हैं जिन पर जनता विश्वास करती है कि मोदी जी जो हैं, योगी जी जो हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं, वो प्रदेश की जनता के लिए कार्य करते हैं। और एक कहावत है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। उत्तर प्रदेश को भी ऐसा साधु मिला, ऐसा योगी, ऐसा तपस्वी मिला और देश को भी ऐसा साधु, ऐसा तपस्वी मिला है जिसका अपना कोई परिवार नहीं, जिसका पूरा देश ही परिवार, जिसके लिए पूरा समाज ही परिवार। 60 सेकंड पूरे। अब 60 सेकंड में दयाराम भार्गव जी आप जवाब दीजिए। आप पर आरोप ये है कि संघर्ष आपके बस का नहीं रहा, सपा के साथ गठबंधन किया, सरकार नहीं बनी, तो अब आप अपने विकल्प तलाश रहे हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस वर्ग को लेकर के राजनीति करते हैं, हम उनके बीच गए हैं। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम विधानसभाओं में कहाँ कमज़ोर हुए हैं, किस कारण से हम जो है 2022 में जो चुनाव लड़े उसमें हमारी हार का कारण हुआ, वो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन गठबंधन बनना और टूटना ये सतत प्रक्रिया है, चाहे इस पार्टी को हो चाहे उस पार्टी का हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज निरंतर विधानसभाओं से लेकर के हम सेक्टर बूथ में अपने नेताओं को मजबूत कर रहे हैं कि हमारी कहाँ खामियां रही हैं, उस खामियों को दूर करने का हम काम कर रहे हैं। 2022 में
पूर्वांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसके साथ जाएगी उसे प्लस करके जाएगी, ये आपके मंच से मैं कह के जा रहा हूं। 60 सेकंड। फजील अहमद, रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा जीती तो यादव मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी। देखिए आस्था जी, 2024 का चुनाव देश का चुनाव है, वो स्टेट का चुनाव नहीं है। पूरे देश की जनता की एक अलग भावना होती है। विधानसभा का चुनाव अलग माना जाता है, राष्ट्र का चुनाव अलग माना जाता है। वहाँ भाजपा प्लस और कांग्रेस प्लस के बीच लड़ाई होनी है। वहाँ समाजवादी पार्टी और दूसरी क्षेत्रीय दल जितनी भी हैं वो या तो कोई बीजेपी के साथ होगा या कांग्रेस के साथ होगा। तो अभी इस पर किसी एक नेता पर कोई बात कहना, अगर कोई बहुत स्थिति बना भी लेता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या हैसियत रहती है। ये देखिए, हम एक आम नागरिक की हैसियत से सोच रहे हैं कि एक आम नागरिक देश के बारे में क्या विचारधारा एक नेता की होनी चाहिए, उस हिसाब से पूरे देश और प्रदेश की जनता विचार करती है कि वो किसके साथ जाएगी। रहा सवाल किसी जात धर्म मजहब से, सच बात है कि हमें जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के राष्ट्र की एकता की बात सोचनी चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी या आरजेडी या जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, इन सब को भी जिसके साथ भी आप रहिए, या बीजेपी के साथ रहिए या कांग्रेस के साथ रहिए, लेकिन आपका मुद्दा जब देश से अलग हो जाता है तो आप भी लोगों से अलग हो जाते हैं। ठीक है फजील अहमद, 60 सेकंड पूरे। तो आप सभी ने अपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखे। अब हम इस डिबेट को ओपन करने जा रहे हैं और चर्चा यहां पर यह हो रही है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह बिखरा बिखरा विपक्ष नजर आ रहा है, क्या इसी तरह भाजपा जैसी बड़ी और मजबूत पार्टी से वो टक्कर लेगा? राजकुमार भाटी जी, यूपी से शुरुआत कर लेते हैं। एक एक करके जिन दलों का साथ आपने लिया सबको झटक दिया, अब टीआरएस की तरफ किस उम्मीद से आप देख रहे हैं? और जैसा फजील अहमद कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में या तो भाजपा होगी या कांग्रेस होगी, तो किसी एक तरफ तो जाना होगा। देखिए, टीआरएस तेलंगाना की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पार्टी है, हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं। तो हम समान वैचारिक आधार पर हमारे बीच में आपस में समझौता हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे के वोट बैंक को प्रभावित नहीं करते। लेकिन भाई एसएन सिंह जी ने गिनवाया कि कौन कौन सी पार्टी हमें छोड़ के चलेगी, और उनका अर्थ ये था कहने का कि अगर किसी गठबंधन को छोड़ के पार्टी चली जाए तो पार्टी अच्छी नहीं होती जिसे छोड़ के जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया की सबसे खराब पार्टी सिद्ध होगी, क्योंकि इनके साथ जो जो गठबंधन में थे, आप देखिए शिवसेना इनके साथ थी, आज वो नहीं है। आप पंजाब में अकाली दल इनके साथ था, वो नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार आते रहते हैं जाते रहते हैं, 2 बार छोड़ चुके हैं बीच में। और हरियाणा में हर भी स्टेट में जी भाजपा फिर भी चुनाव जीतती कश्मीर आ रही में है। पीडीपी आपके इनके सामने साथ ये यक्ष प्रश्न इसलिए है क्योंकि आप चुनाव हार गए हैं और भाजपा उसके बावजूद चुनाव जीतती आ रही है। एसएन सिंह, देखिए, हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बड़े भाई को याद दिलाऊं कि हर चीज का एक समय होता है। सूर्य चंद्रमा भी पृथ्वी का साथ छोड़ के जाएगा। अगर आप क्षणिक साथ देते हैं कि लंबे समय तक रहते हैं, तमाम साथ छोड़े तो सूर्य चंद्रमा हो गए, वही बता हमारा साथ छोड़े तो बहुत बढ़िया बात हो गई। आपके माता पिता भी आपका साथ छोड़ के जाएंगे, लेकिन अभी आप स्वार्थपूर्ण किसी के घर गए, उससे संबंध बनाए, उसका जेब काटे और अपने घर आ गए। बाद में आप शोर मचाएंगे कि वो पैसा ले रहे हैं, वो कहेंगे कि वो पैसा ले रहे हैं। जेब काटने से क्या मतलब है? एसएन सिंह साहब का मतलब ये है कि दूसरी पार्टियां जो करती हैं वो स्वार्थपूर्ण होता है। कि पैसे का लेन देन चल रहा था, कहां चल रहा था? उत्तर प्रदेश में चल रहा था। अखिलेश यादव जी कहां थे? उत्तर प्रदेश में थे, चुनाव लड़ रहे थे। सिंगापुर और बैंकॉक तो गए नहीं थे, लंदन तो गए नहीं थे। उस समय आपने जनता को क्यों नहीं बताया कि पैसे का लेन देन चल रहा है? ठीक है। पैसे का लेन देन अगर चल रहा था तो पैसे आपको के लिए तो पैसा फ्री है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप कंपनी, ठीक है, ये भी बड़ा आरोप आपने सपा पर लगाया है, लेकिन सुभाषपा चूंकि इससे जुड़ी हुई है। दयाराम जी, इस बात का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब तक आज तक हमारे गठबंधन पर कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी कोई दाग नहीं लगा, लेकिन सुभाषपा से गठबंधन हुआ, इतना बड़ा धब्बा लगा गए आप उनके ऊपर। आज पैसे लेकर टिकट की बात सामने आ रही है सपा के अंदर। समाजवादी के गठबंधन में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को धर्म के नाम पे 16 सीटें मिली, वैसे 18 थी, लेकिन 2 सीटें जो है वो समाजवादी के सिंबल पे है, इसलिए वो विधायक जो आए वो उनके सिंबल पे है। 16 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पे स्वयं कैंडिडेट खड़ा किया। 4 क्या नाम है, 4 सीट हमें मिले। मैं बता रहा हूँ, आस्था जी सुन लीजिए, मूल सवाल पर आइए, क्लियर बात कर लीजिए। बीच में अगर बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। असल सवाल पर आइए, क्योंकि इन सबसे भी सवाल पूछना है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 12 सीटें स्वयं समाजवादी ने तय किया, 4 सीटें हमने लिए। लेकिन राजकुमार भाई बैठे हैं, महेंद्र चौहान रसड़ा से हैं, रसड़ा के चुनाव में महेंद्र चौहान को बता दे कितना पैसा इन्होंने दिया। अगर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पैसा नहीं लगाते, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने लायक नहीं था। उसका पिता साइकिल की दुकान पे बताइए कि आप लोगों ने पैसा लिया था, और इनका तो आरोप ये भी है कि कईयों से पैसा लिया, उनको तो टिकट भी नहीं दिया और कईयों को ऐसे ही चुनाव लड़ने भेज दिया खाली हाथ।
पैसा आपने रख लिया। समाजवादी पार्टी में पैसे लेकर न टिकट दिए जाते हैं न पद दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कोई आरोप नहीं लगा सकता कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, जमीनी आदमी को टिकट देते हैं, जब परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसे टिकट देते हैं। तो ये तो कहना गलत है। अगर कोई कह रहा ना हम इनके लिए कह रहे। सुभाषपा तो कह रही है कि कई कैंडिडेट को उन्होंने अपने खर्चे पर चुनाव लड़वाया। ओपी राजभर ने उनकी कमान संभाली है। सुभाषपा क्योंकि कल तक ये हमारे साथ थे, मेरा इनके बारे में ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगेगा। सपा का ये आरोप है कि जिससे सुरक्षा मांगी, आप तो उसी के पाले में जाकर बैठ गए। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? बताइए कैसे? देखो, पॉलिटिकल एडवाइस दे रहे वो भी अखिलेश यादव को। पार्टी राजकुमार हमारे बड़े भाई हैं, मैं जानता हूं, हम भी अपने पार्टी के हैं, लेकिन जो बात सच्ची है मैं सच्ची बात कहूंगा। मेरी पार्टी में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सच बात करते हैं। सच बात बोलने का नतीजा ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में, ऐसा आस्था जी मैं मानता हूं। ठीक है, आप सबकी बात आ गई। फजील अहमद जी बताइए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आपको लग रहा है कि इस बार जो पुराने फॉर्मूले चला करते थे उस सबसे ऊपर उठकर कुछ निकल सकता है या जनता उस पर सोच सकती है? मसलन रामपुर और आजमगढ़ से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, जो परंपरागत सीटें मानी जाती थी। आपको लग रहा है कि 2024 में बहुत कुछ बदल जाएगा क्योंकि जनता के सोचने का तरीका बदला है? उन्होंने वोट देकर ऐसी पार्टियों को चुना है जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए, एक फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। विद्या बालन ने कहा कि हमको हीरोइन बनना है, तो कहा डायरेक्टर ने कि हंटर बर्दाश्त कर सकती हो, तो बोला जितना भी हंटर मारोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो हीरोइन बन गई। अब 24 तक कौन कौन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का हंटर बर्दाश्त कर सकता है? बलिया गाजीपुर से मत सोचिए, ये देश का सवाल है। एक जिला एक प्रदेश से नहीं कुछ होने वाला है। कौन कौन ईडी और सीबीआई का 24 तक हंटर बर्दाश्त करके टिका रहेगा, वो आगे बात करे कि वो आगे क्या करेगा। ये छोड़ दीजिए। गाजीपुर चला रहे हैं आप, यहाँ तो फिल्मी एग्जाम्पल आ गए। इसलिए कि फाजिल जी एक धर्म की बात करते हैं। मैं तो धर्म की बात और नहीं किया। रुक जाइए, बता रहा हूं की बात किया कि इसीलिए बता रहा हूं, इसी पे बता रहा हूं। अखिलेश यादव जी ईडी का हंटर। संस्थाओं पर सवाल आपके बीच में बोला नहीं, मेरे बीच में बोलिए मत, नहीं तो मैं बोलना शुरू करूंगा, 1 घंटा बोलूंगा और चुप नहीं रहूंगा। मैं कहा डिबेट में मेरे साथ बहुत जगह रहते हैं, सिर्फ एक लोगों की बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते हैं। देखिए, संस्थाएं बीजेपी के समय में तो बनी नहीं, पहले से भी बनी है, और कई लोग तो 10 साल नतमस्तक होकर जब लेफ्ट ने करार तोड़ लिया था और समर्थन वापस ले लिया था कांग्रेस से, उसके बाद भी हाथ पैर जोड़कर समर्थन देते रहे। भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं, जाति धर्म की राजनीति करती है, न इस तरह के कोई कार्य करती है। डरवाने धमकाने का कार्य हम नहीं करते हैं, विकास का कार्य करते हैं। और अगर संस्थाओं पर आपको सवाल उठाना है तो सुपर संस्थाएं हैं, आप वहां पे अपना आवेदन लेकर जाइए और कहिए। और मैं फजील जी को कहूंगा, आप देखिए, अभी एक हिंदू धर्म के लड़के की हत्या हो जाती है, एक बार भी ये लोग नहीं बोलते हैं, एक बार भी ये नहीं बोलते हैं, 20 बार मेरे साथ रहते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन अगर कोई घटना घट जाती है जरूर बोलेंगे। हैदराबाद में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, ये बोलते तो अच्छा लगता, हम बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, चूंकि हमारे लड़के की हत्या हुई है। उस समय नहीं बोलेंगे, हमारा नहीं है। 200 अगर कोई आरएसएस का है तो भारत का नागरिक है, हमारा बच्चा है, अपना भाई है। ठीक है, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। जनता से सवाल ले लेते हैं। शांत हो जाइए, मुसलमान को अपना ठीक है, शांत हो जाइए। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए। मैं जनता से सवाल ठीक है, शांत हो जाइए आप लोग, जनता से सवाल पूछ रहे हैं। ये बताइए, ये मुद्दे जो यहाँ पर उठे हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैडम सवाल पूछिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना जैन है। जब हम बात करते हैं 2024 के चुनाव की, तो ऑफ कोर्स ये 2024 का जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, राज्य का चुनाव नहीं है, एग्री। लेकिन आज देश की जनता ये देख रही है कि देश के लिए काम कौन कर रहा है, परिवार के लिए नहीं। कांग्रेस परिवारवाद की नीति करती है, समाजवादी अपने आप को नाम लिखा है समाजवादी है, सारे के सारे परिवारवादी। आज मोदी जी हैं, कहाँ परिवार है उनका? योगी जी हैं, कहाँ परिवार उनका? आज राष्ट्र की राजनीति हो रही है। सुनिए, वोट जनता ने देना है, वोट जनता ने देना है, जनता समझ रही है। सुनिए, वोट जनता ने देना है, वोट जनता ने देना है, जनता समझ रही है। जनता को राष्ट्र की फिक्र है, हम राष्ट्र के, हमने राष्ट्र प्रेम के। बैठिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है। शांत हो जाइए, शांत, ऐसे आपस में मत उलझिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ परिवारवाद को लेकर आया है और जनता के बीच में इस बात की छाप है कि भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को खत्म किया है और भाजपा कहती है कि हमारे यहाँ तो अध्यक्ष अगला कौन होगा हमें नहीं पता। वही आरोप सपा पे लगते हैं, वही आरोप कांग्रेस पर लगते हैं और सुभाषपा आपकी भी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। नहीं, देखिए, परिवारवाद आस्था जी परिवारवाद से नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। परिवारवाद उसे नहीं बोलते हैं। अगर परिवार का व्यक्ति मैदान में है
जमीन में है, धरती पे है, जनता के सुख दुर्द में बैठा हुआ है, तो क्या चुनाव नहीं लड़ सकता? विधायक नहीं बनता, सांसद नहीं बन सकता? अभी अनुराग ठाकुर की बात आई है, आप बताइए, देश के गृह मंत्री है, उनका बेटा बीसीआई का सचिव है, वो परिवारवाद नहीं दिखता? परिवारवाद की बात करेंगे तो उत्तर देश के राज्य के रक्षा मंत्री उनके बेटे क्या है? विधायक है कि नहीं है? परिवार परिवारवाद को उसको नहीं मानता। माँ बाप बेटी बहन सब बैठे हैं, अगर खेत में सारा परिवार काम करेगा तो उसका हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, अगर वो राजनीति कर रहा है और परिवार के साथ में राजनीति क्षेत्र में है, जनता जनार्दन के बीच उसका हक बनता है। ऐसा नहीं बनता है कि घर में बैठा हुआ व्यक्ति को तो क्या आप कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा उठाता है, पार्टी के लिए नारे लगाता है, वो हिस्सेदारी में लेता काम नहीं करता? वो किसी पद पर पहुंचना डिजर्व नहीं करता? मुझे खुशी है, मुझे खुशी है भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी लिए उनका पूरा परिवार राजनीति में आया है। ठीक है, उम्मीद है कि आम कार्यकर्ता को भी आप उतना ही सम्मान देंगे, आम कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देंगे और आपकी पार्टी के उच्च पद पर उनका भी उतना ही अधिकार होगा, क्योंकि वो भी झंडा उठाते हैं पूरे साल, वो भी नारे लगाते हैं, धूल धूप खाते हैं। राजकुमार भाटी जी, देखिए, जो आप 2024 की चुनाव की बात कर रही हैं कि क्या पैटर्न होगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, बहुत भारी बहुमत से जीत के आई। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, तब से ये प्रयास कर रहे थे। पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 2014 में बनी। 2014 से 19 तक का जो कार्यकाल है माननीय मोदी जी का, उन्होंने बहुत संभल के कदम रखे और कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं छेड़ा, इसलिए 2019 में वो रिपीट हो गए। 2019 के बाद परिस्थितियां बदली हुई हैं। उन्होंने जितने निर्णय लिए हैं, देखिए, किसान बिल लेके आए, किसान बिल के विरोध में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। सारी बातें तो आप 2019 से पहले भी कहते थे। नहीं, 2019 के बाद आया किसान बिल, आप भूल जाते हैं। बिल की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक ही मुद्दा, मैंने पहले ही कहा कि उससे पहले उन्होंने कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं छेड़ा। इस भारत के इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जितना किसान बिल पर हुआ है। लोग उसमें विरोध में हैं। आप नोटबंदी लेकर आए, नोटबंदी ने छोटे छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ तो वो लिटमस टेस्ट हो गया, यूपी हार गए आप, तो उसको आप कैसे मान के चलेंगे? देखिए, अभी आप अपनी बात पे कायम रहिए। 2024 अभी आपने खुद ही कहा कि वो यूपी का चुनाव स्टेट का चुनाव है और ये देश का चुनाव है। अब आप अपनी बात पर कायम रहिए। देश का चुनाव जब होगा तो देश के मुद्दे उठाए जाएंगे। ठीक है, ये जो इनके प्रदेश की भी करेंगे, इनके 5 साल के कार्यकाल की समीक्षा होगी। राजकुमार जी की बात, आप परिवारवाद और मैं बोलूंगा, आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा। जनता ने सवाल उसी को लेकर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा। भाजपा इसलिए भी प्रिय है क्योंकि जनता के ऊपर ये इंप्रेशन है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है, देखिए, हर कार्यकर्ता की पूछ और सम्मान। भारतीय जनता पार्टी में संघ परिवार की चलती है, सबसे बड़ा परिवारवाद वही है। इन्हें ये पता नहीं होता अध्यक्ष कौन बनेगा, वो नागपुर से तय होकर आता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो नागपुर से तय होता है। ठीक है, जवाब ऐसे ना जनता की चलती है ना बीजेपी के लोगों की चलती है। शक्ति, अगर आप ये कह रहे हैं कि संगठन में शक्ति है तो निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन अगर परिवार में शक्ति हो जाए कि जो होंगे वो अखिलेश यादव जी होंगे और जो कहेंगे वो अखिलेश यादव जी होंगे, इसी को तो हम कह रहे हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। हमारे यहाँ अनंत कुमार साहब, स्वर्गीय अनंत कुमार साहब थे, आप बताइए उनके परिवार से कोई हो? गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर साहब, हमारे रक्षा मंत्री रहे, उनके परिवार का कोई हो? और परिवार इसको नहीं कहते हैं, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि अगर मैं आपके बीच में बोला नहीं, पूरी बात कहूंगा। परिवार उसको नहीं कहते, परिवार उसको कहते हैं जहां तय हो जाए, जहां फिक्स हो जाए, यही प्रधानमंत्री होंगे, ये फला के लड़के हैं। चूंकि ये पार्टी मुलायम सिंह जी की है, इसलिए अखिलेश यादव होंगे। इसको परिवारवाद कहते हैं, इसको परिवारवाद नहीं। एक और सवाल आ रहा है, धैर्यपूर्वक सुनिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा है। 2024 की रेस अलग अलग अखिलेश जी का व्यवहार भी है। आप देखते हैं कि उनके पिताजी का व्यवहार कैसा था, और ये अपने जैसे चाचा के साथ इनके मतलब सब रिलेशंस जो हैं वो जगह जगह राजभर जी के साथ हो, तो इनको जो रिलेशंस लेके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके नेचर के अंदर, इनके स्वभाव के अंदर किसी के साथ गठिता नहीं है। एकजुटता से चलना पड़ता है, तभी हम उन चीज़ों को इकट्ठा कर पाते हैं, और इसमें इनको व्यवहार के कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटी, यानी अखिलेश किसी को एकजुट लेकर नहीं चल पा रहे हैं, ये भी इंप्रेशन जनता के ऊपर है। राजकुमार भाटी जी, शर्मा जी के सुझाव पे पूरा अमल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का स्वभाव इतना अच्छा है, इतना मृदु है, इतने मिलनसार हैं, वो इतने शालीन हैं, इतने प्यार से सबसे मिलते हैं। गठबंधन टिक क्यों नहीं पाया? कांग्रेस देख लीजिए, बसपा देख लीजिए, सुभाषपा देख लीजिए,
ठीक है, महान दल देख लीजिए, आस्था जी, कांग्रेस से सुनिए, लेकर पूरी लिस्ट है, एक भी गठबंधन टिका क्यों नहीं? उन्होंने एक फिल्म की वो अच्छा, सुना है, मैं भी इस पर 10 सेकंड में मैं बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी सवाल के जवाब से ही हम शुरुआत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। स्कॉर्पियो है कि चली गई? भाजपा की बात नहीं है। नहीं, आप इधर 100 मीटर धस गया था आपका सर्विस लेन, 100 मीटर धस गया था, देख लीजिए। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुन लीजिए ना, सुनना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। सबसे बड़ी चर्चा जारी है कि 2024 से पहले अखिलेश के अलग थलग पड़ गए हैं। 2024 से पहले ना तो कोई गठबंधन दल बचा है और पार्टी के अंदर भी फूट है। बात यादव वोट बैंक की करें, मुस्लिम वोट बैंक करें, तो क्या उसमें भी भाजपा ने सेंध लगा दी है? तो 2024 की राह कितनी मुश्किल सपा के लिए फिलहाल नजर आ रही है। और ब्रेक पर जाने से पहले राजकुमार भाटी जी, चर्चा इसी को लेकर चल रही थी। आपने कहा अखिलेश यादव बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, और जनता के बीच से सवाल आया था तो फिर कोई गठबंधन आज तक टिका क्यों नहीं? कांग्रेस देख लीजिए, बसपा, सुभाषपा, महान दल, लिस्ट बहुत लंबी है 2022 तक, सारे प्रयोग आप कर चुके। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि जब गठबंधन होता है तो जो संघर्ष करने की जिनमें कुवत होती है वो विपक्ष में डटे रहते हैं, और जिन्हें सत्ता से फायदा उठाना होता है वो सत्ता की तरफ भाग जाते हैं। लोकदल से भी गठबंधन है हमारा, खूब बढ़िया चल रहा है। अन्य पार्टियों से भी हमने पहले किया था, कोई यही तो एतराज की वजह थी सुभाष, लेकिन आपने पश्चिम से तो राज्यसभा भेजा और पूर्वांचल में जिनके साथ चुनाव लड़े उन्हें तो भूल इसका गए। मतलब और कारण कह दिया कि पैसे लेकर तो ये टिकट खुल देने के का कहने धब्बा कि लगा कारण दिया। ये है कि इन्हें सीट नहीं मिली, वैचारिक मतभेद नहीं है, फिर ये कहें खुल के कि इन्हें बोलिए जयराम विधान जी, परिषद बोलिए में नहीं जयराम भेजा जी। गया, इसलिए ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई सेटिंग हो गई है, वो इन्हें विधान परिषद में भेज रहे हैं? हमारे बड़े भाई हैं, मैंने बार बार कहा हमारे बड़े भाई हैं। जब एमएलसी के चुनाव के बाद जब हम उपचुनाव में जाते हैं, जनता जनार्दन जानती है, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी आजमगढ़ में अपने 300 पदाधिकारी यानी राष्ट्रीय नेता से लेकर बूथ तक के जो हमारे बने थे, साथ में समाजवादी पार्टी के बूथ के अधिकारी जो थे, सारे सिस्टम था। हम लोग जब मैं स्वयं वहां पे आस्था जी था, 5-7 दिन मैंने वहां 3-4 विधानसभाओं में भी दौरा किया। वहां एक ही मांग थी कार्यकर्ताओं की कि भार्गव जी, जिस तरह आप आए हो, आपके नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में आकर के अपने कार्यकर्ताओं का जो हौसला अफजाई करते हैं, इसी तरह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते, क्या नाम समाजवादी पार्टी, हम लोगों को हौसला अफजाई होता। तो जो एसी वाली बात थी आदरणीय नेताजी ने कहा, वो समाजवादी पार्टी को पीड़ा था, लेकिन अगर उस पीड़ा को लेकर के उसके वार पलटवार एसी पर हो चुका। आप बताइए 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, हम 2024 का जो चुनाव हम बता रहे हैं, 2024 की चुनाव जो है, जिस तरह हम गठबंधन से दूर हुए हैं, अहिर गरिया कुर्बी भर चमार मुजाहिर धोबी जुल्हा दुनिया सैयद नाई एहसान पठारी जो श्रीवास्तव चुनाव से पहले भी आज जातियों के बीच में हमने गठबंधन बनाया। आस्था जी, यूपी चुनाव से पहले भी यही पढ़ते थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी ऐसे ही लिस्ट पढ़ते थे। आस्था जी, जनता ने उस पर निर्णय सुना दिया है। जातियों को लेकर के सभी पार्टियों ने सत्ता में आए हैं, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, चाहे राज्य की सत्ता हो, चाहे समाजवादी 4 बार रही हो उत्तर प्रदेश, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस विपक्ष में रही हो। इन्हीं लोगों के हक अधिकार के लिए 1947 से लेकर सभी ये भाषण का मंच नहीं है, भाषण का मंच नहीं। बात आ गई आपकी, बात आ गई आपकी। मैं फजील अहमद को लाना चाहूंगी, मैं चर्चा में फजील अहमद को लाना चाहूंगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रकाश राज भर ये आपके भाषण का मंच नहीं है, चुनाव अभी वक्त है, अभी संभाल के रखिए। फजील अहमद, ये बताइए कि क्या भाजपा को 2024 के लिए जीत का एक फॉर्मूला मिल गया है? पहले तो वो कहते थे कि लाभार्थी हमारा वोट बैंक है, वो भी साथ है, महिलाएं वोट दे रही, जाति और धर्म से भी ऊपर उठकर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए, वो भी हमारे साथ हैं। रामपुर और आजमगढ़ में जो हुआ, फैक्टर निकल के आया कि पसमानदा मुसलमानों ने वोट किया है भाजपा को। देखिए, ये भाजपा की गलतफहमी है, इनको भी पता है, लेकिन ये दिखाने के लिए सोचते हैं जब दिल से नहीं दिल मिल रहा है तो फिर ऊपर ऊपर मिलने से क्या फायदा है। कोई मुसलमान वोट नहीं दिया है, थोड़े बहुत लोग दे दिए। जीत गए फिर रामपुर अरे सुनिए ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों 4000 वोट से, आप कह रहे हैं कोई मुसलमान ने वोट नहीं दिया। 4000 वोट से जीते हैं। जीतना हारना माने नहीं रखता है। इस देश की लड़ाई आइडियोलॉजी की लड़ाई है, हम लोग आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश पर किस तरह की विचारधारा थोपी जा रही है। कहना है कि मुसलमान भाजपा के साथ जाता ही नहीं है और 2024 में भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, कहाँ जा रहा है? एक लाइन में कहना चाहते हैं जी, कर रहे हम। पर रामपुर ये लोग अगर मशीन धुलवाते हैं ना, अगर मुसलमान, सुन लीजिए एक मिनट, अगर मुसलमान जाएगा तो ये लोग मशीन धुलवा देंगे। सुन लीजिए अगर मुसलमान उसमें अरे भाई अब सुन लीजिए ना, हो गया टाइम खत्म, आपका टाइम वैसे भी खत्म है। सुन लीजिए, समय समाप्त है, वो समय चला गया है। मैं कहा कि देखिए, पहले भी मैं बताता था कि राजनीतिक विश्लेषक कम है, पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा हैं। अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं जाते। भाई हमारा सबसे सुंदर नारा सबका साथ
सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। और हम कह रहे हैं कि 2014 में मुस्लिम भाई हमको वोट किए, 2017 में किए, 19 में किए, 22 में किए, और तमाम लोग मंचों से कहें, राजनीतिक पार्टियां भी कहें, सुन लीजिए, और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी कहा है, और न्यूज 18 ने भी कहा है। और हमें जितना जो MY फैक्टर ये कहते थे ना, हमने विकास को गति देकर, राष्ट्रवाद को जन्म देकर, चूंकि सभी भारत राष्ट्र में रहते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया से कदम ताल मिलाकर चलने वाला आज भारत आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नाते एक अच्छा नेतृत्व दे रहा है। इसलिए जाति और धर्म को छोड़कर सब लोग मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े। अच्छा ठीक है, ये तो सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। भाटी जी ये बताइए, आपके पास तो अब चाचा भी नहीं है, गठबंधन भी नहीं है, कई नेता भी नहीं है, सारे प्रयोग फेल हो गए आपके, आप किसको साथ लेकर? हमारे साथ एक चाचा नहीं है, लेकिन हमारे पास सैकड़ों ताऊ हैं, चिंता की क्या बात है। लेकिन जो सिंह साहब कह रहे थे और आप भी कह रही हैं कि मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये अच्छी बात है। कोई जाति और धर्म के भेद नहीं होने चाहिए, जिसको जो पार्टी अच्छी लगे उसको वोट दे। और मैं इनसे भी ये उम्मीद करूंगा कि अब ये किसी को पाकिस्तान भेजने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो वोट भी देने लगे, तो अब तो किसे पाकिस्तान भेजोगे? हिंदुओं को तो भेजोगे नहीं, हिंदुओं को तो बस वापस ला रहे हो। तो ये नफरत जब इधर से कम होगी तो नफरत उधर से भी कम होगी। दिल दोनों तरफ से जब आगे बढ़ेंगे तभी दिल मिलेंगे। क्या है 24 के लिए बताइए, 10 सेकंड में फिर सवाल जनता। 2024 में किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी का आलम चरम पर है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार रोज खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो राशन बांटने के लिए ये पास मशीन लगाई गई थी, 80,000 दुकानों पर जो 80,000 मशीनें लगाई गई थी, उनकी टोटल कीमत 160 करोड़ रुपए थी, लेकिन 1200 करोड़ रुपए पेमेंट उनकी मेंटेनेंस के लिए कर दिया सरकार ने, खरीद के नहीं लगाई। इस तरह के भ्रष्टाचार रोज खुल रहे हैं। PWD में आपने सुना होगा, अखबार उठा के देखिए, आज के अखबार छाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप बीते 8 ये भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे, महंगाई का मुद्दा होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, तो 8 साल से कह रहे हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं इन पर चुनाव नहीं होना चाहिए? इन पर नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने इनका नतीजा देख लिया ना। नतीजा कुछ भी हो, हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और इनको ही उठाते रहेंगे। हम रोजगार का मसला उठाएंगे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मसला उठाएंगे। बताइए नौजवान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार गोंड है। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी 2022 में आपने तो विधानसभा चुनाव काफ़ी अच्छे से जीता और सत्ता में आए, क्या आप 2024 में जो सपा के जो रणनीति उसे डर रहे हैं, जो एसबीएसपी का, हाँ, सुभाषपा के जो लीडर उनको अपने आपस में मिला रहे हैं? आपका अच्छा सवाल था। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं डरती है किसी से, क्योंकि हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम तो प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते हैं, प्रदेश के खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। चूंकि आप छोटे भाई हैं, आपको लगा तो इस नाते स्पष्टीकरण दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती है। हमारे लिए चुनाव के बाद प्रदेश की पूरी था कि क्या सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं? एसएन सिंह जी, देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें राजनीति एक ऐसी चीज है, आप सुन लीजिए, जिसमें सबके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। 27 साल बाद जिससे गठबंधन करने के बाद, सुन लीजिए, गठबंधन के बाद गेस्ट हाउस जैसा कांड करने के बाद जिससे समझौता करते हैं लोग, और हमारे पास तो पहले कोई ऑफर लेकर आए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे से बिल्कुल स्पष्ट नीति है। 370 पे ढेर सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जो केंद्र में हमको आज भी समर्थन देते हैं। हमारी और उनकी विचारधारा एक नहीं थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन नहीं ले आया। राम जन्मभूमि पे ढेर सारे ऐसे दल जो हमको समर्थन देते थे, आदरणीय वाजपेयी जी के समय में भी देते थे, हमने कभी परिवर्तन नहीं ले आया। हम अपने मुद्दे पे हमेशा कायम है, रहेंगे। हमारे विकासवादी मुद्दे के साथ कहने का मतलब है मुद्दों पर जो समर्थन देगा आप उसके साथ हैं। एक और सवाल यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं एक कॉमन सवाल 2024 इलेक्शन के बारे में पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि विरोधी पार्टियों के पास 50% से पहले ज़्यादा बहुमत था, लेकिन चुनाव आने के तक वो सिर्फ 33% रह गया। ये साबित करता है कि विरोधी पार्टियां एकजुट कभी नहीं हो सकती, ये इतिहास बता देगा। अखिलेश यादव ने बार बार अपना एक्सपेरिमेंट किया, कभी मुझसे एक्सपेरिमेंट किया, कभी इनसे किया, कभी उनसे किया। अब उनके पास एक्सपेरिमेंट करने का कोई जगह नहीं रह के रह चुकी है। ठीक है, बिखरा बिखरा विपक्ष, बैठ जाइए। 90 के बाद गठबंधन का दौर है और हर पार्टी गठबंधन में। इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी न किसी गठबंधन में ना हो, और गठबंधन में पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मैंने अभी गिनवाए थे, बीजेपी को छोड़कर ऐसी पार्टी, और इन्होंने उन पार्टियों से गठबंधन किया जिस पीडीपी को कहते थे ये आतंकवादी पार्टी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। उस पीडीपी को समर्थन देकर इन्होंने महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनवाया। ना आप जम्मू का जो नीतीश कुमार देख रहे हैं ना,
मायावती से गठबंधन का परिणाम देख लीजिए और वहां का परिणाम देख लीजिए। जो नीतीश कुमार माननीय मोदी जी के लिए कहते थे कि इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और मोदी जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए थे तभी वो गठबंधन छोड़ के बाहर आ गए थे। उन नीतीश कुमार से भी इनका गठबंधन हुआ। तो ये गठबंधनों का दौर है, आती जाती रहती पार्टी, विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर सभी पार्टियां गठबंधन में। फजील अहमद, एक नागरिक होने के नाते एक मेरा अधिकार है सभी पार्टियों मुसलमान किस तरफ है? मैं मुसलमान की तो बातें नहीं कर रहा, जो सपा राष्ट्र को के साथ आजमा है लिया। मुसलमान आज उसके साथ भाजपा है। का दावा है कि छिटक जो कर देश एक तबका उसके पास भी देखिए, है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के सवाल पर हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं है। बात जब राष्ट्र की आती है, ये पीओके पे हमला करें, हम साथ हैं। और रहा साल वोट देने की बात, मुसलमान वोट दे सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि हम मशीन धुलवा देंगे, हम गंगा जल से शुद्धि कराएंगे उसकी। हमको मुसलमान का वोट, जितना मुसलमान का अपमान तिरस्कार किया जा सकता है। एसएन सिंह जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, गंगा जल से शुद्धि कराएंगे। देखिए फजील जी, एक बयान बता दें कि गंगा जल से धुलवाने की बात किसने कहा? कभी नहीं। हमने क्या बोला? अभी हमारा सबसे सुंदर नारा है सबका साथ। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के बोल रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है। सुन लीजिए ना, कहां से कहां चले गए? उन्होंने तो ये भी कहा कहते हैं, लाभार्थी आप तो कहते हैं कि 15 मिनट हमको छूट दे दिया बिना जाति धर्म वाले कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश तो हिंदुओं को कौन बचाएगा? ऐसा बना दिया कि 80% लाभार्थी हो गए। योगी मोदी नहीं रहेंगे इतना सबमिट कराने के बावजूद भी लाभार्थी 80%। हमारा देश है, हमको कौन बचाएगा? आप अपना देखिए। आप कहते हैं 15 मिनट की, सिर्फ 15 मिनट की छूट दे दीजिए। ये सब बकवास की बातें हैं, इन सब चीजों को छोड़िए, आगे बढ़िए। और मैं कह रहा हूं, कुछ लोग तो अपनी दुकान चला रहे हैं साहब, सिर्फ और सिर्फ दुकान चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक मुसलमान है उसको भी विकास से मतलब है, जो इस देश के सभी लोग हैं उसको विकास से मतलब है। बिल्कुल, आम जनता बिजली, पानी, सड़क, रोजगार चाहती है। दयाराम भार्गव जी, आपकी इमेज तो ऐसी बनाई जा रही है कि जहां मलाई वहीं ओपी राजभर। आपकी कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी बची है, या आप इसी तरह थाली से फिसलते बैंगन की तरह इधर से उधर होते रहेंगे? आस्था जी, हम छोटी पार्टी हैं, आप कह सकते हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। जनता जनार्दन का हमें साथ मिलेगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। जनता का साथ मिल रहा है, लेकिन उतना विश्वास नहीं मिल रहा जो सदन में जाके हम हल्ला काट सकें। दूसरी बात, आज देश और प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, दवाई, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा होना चाहिए साथियों की, नहीं होना चाहिए। सभी पर हमारे जनता बैठे हैं। क्या इस मुद्दे से हट करके हम बात नहीं कर रहे? हमारे सभी पार्टियों के लोग हैं। जिस दिन शिक्षा, रोजगार, दवाई पे चर्चा होने लगेगी, उस दिन जनता को समझ में आएगा हमें ना हिंदू चाहिए ना यही तो दिक्कत रही दयाराम जी, यही तो दिक्कत रही। मैंने ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, सपा यही तो चाहती थी, सपा यही तो चाहती थी कि ये मुद्दे आप उनके साथ उठाएं, लेकिन आप तो योगी जी की तारीफ करने लगे, आप मोदी जी की तारीफ करने लगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, मैंने कब कहा भाई? लेकिन शिक्षा, रोजगार, दवाई पे चर्चा कब होगी? तो हमेशा गठबंधन की तलाश में क्यों रहते हैं? मुद्दों पर रहिए ना। बचाने की बात कब होगी? हमेशा गठबंधन की तलाश में क्यों रहते हैं? मुद्दों पर रहिए ना। जब इसकी बात करते हैं तो सबको दिक्कत पैदा होती है। पैदा होने दो, हम जनता की बात करेंगे, गांव गरीब किसान की बात करेंगे, अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ व्यक्ति उसकी बात करते रहेंगे। आप तो गठबंधनों की बात करते नजर आते हैं, कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन का दौर। आस्था जी, गठबंधन का दौर समझ लीजिए। जब कोई कमजोर होता गठबंधन करेगा। हम तो हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता से मांग करते हैं, दीजिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समर्थन। आपको सरकार बना के बढ़िया सरकार चला के दिखाएंगे। अच्छा, स्कॉर्पियो है, दीजिए चली हमको समर्थन। स्कॉर्पियो है कि चली गई? नहीं, देखिए हमारे नेताजी, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का साथियों में प्रभारी हुआ करता था। मेरे अंडर में 26 जिले आते थे और 26 जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलने का काम करता था। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर इनोवा से चलते थे। वो अगर लखनऊ से आते थे यहाँ गाजियाबाद, तो स्वयं मैं भुक्तभोगी हूं, मैं लेके चलता था। इसलिए अगर कोई फॉर्च्यूनर दिया तो इसको मैं नहीं मानता। ठीक है, ठीक है। आज यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो सरकार जो काम कर रही है, यकीन करना हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हम 2.5 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुंच जाएं। हाँ, तो भाजपा के है ना, आप इसलिए आपको दिख भाजपा रहा है। की बात नहीं है। नहीं, आप इधर ये इसमें भाजपा भी जाएगा। अरे भैया, अखिलेश यादव भी तो बनाए थे एकताज एक्सप्रेस वे। इस पार्टी के अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहेंगे। बैठिए, आप बात अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो 4 लेन बनाए थे, उनको नहीं कहेंगे। 4 लेन जीटी रोड से हटा के 4 लेन। देखिए, वो जनता है, वो स्वतंत्र है रखने के लिए। राजकुमार भाटी जी, इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली टू हरिद्वार 2.5 घंटे में, तो और आप कह रहे हैं कि कहीं कोई विकास नहीं हुआ। हरिद्वार के लिए कोई रोड यूपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, वो सेंटर की पहले से योजना चल रही थी, वो जो रोड बनी है। मान लीजिए उन्होंने लेकिन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके आए थे।
5वें दिन 20 जगह से धंस गया बारिश होते ही, गाड़ियां पलट गई। 15,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बना है, उस पर चल नहीं पा रहे हैं लोग, गाड़ियां जगह जगह पलट रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। तो ये आप कह रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा? अभी मैंने बताया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बैल से लड़ जा रहा है। पीडब्ल्यूडी में कितना 12,000 करोड़ का घोटाला पीडब्ल्यूडी में, सुनिए, और आपका पोषाहार में, बाल पोषाहार में घोटाला, एसएन सिंह हर जगह घोटाला। जवाब देंगे, फिर दयाराम भार्गव। देखिए, हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के भाई को कहेंगे कि किसी भी कालखंड में कोई घटना हो सकती है, चाहे वो भगवान राम का कालखंड रहा, 5वें दिन आज तक एक्सप्रेसवे नहीं टूटा कभी इतिहास में। अरे मैं वही बताने हो सकती, लेकिन 5वें दिन कोई सड़क नहीं 100 मीटर धस गया था आपका सर्विस लेन, 100 मीटर धस गया था, देख लीजिए। और चैनल पर चुनौती देकर कह रहा हूं, अगर गलत बोल रहा हूं तो कभी आज के बाद चैनल पे नहीं आऊंगा। 100 मीटर सड़क धस गई थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। पहली बात सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मैं इसी चैनल पे कर, दूसरी सुन लीजिए और सुन लीजिए ना, क्या हुआ, क्या जांच हुई और उस जांच में ये पाया गया कि एक जाति धर्म के लोगों के लिए लेखपाल, कानूनगोय, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम मिलकर और सभी को बतला दिया कि सड़क यहां से निकल रही है। सुन लीजिए, अब सुनिए ना, 300 करोड़, अरे सुनेंगे, अरे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुन लीजिए ना, सुनना पड़ेगा, मैं तो बता रहा हूँ, जांच हुई, ताकत से बता रहा हूँ, आपके नाते भय किया हूँ, भय के नाते हुआ है, भय के नाते मैं बता रहा हूँ, इटावा से लेकर, अरे सुनिए, समस्या ये है, जो आदमी एक धर्म की बात करता है, जो चाटुकारिता करता है चैनलों पर घूम कर, जो राजनीतिक विश्लेषण करता है, एक धर्म की बात करने वाला, एक धर्म की बात करने वाला राजनीतिक राजकुमार भाटी जवाब देंगे, धर्म की बात करने वाला राजनीतिक विश्लेषक है, एक धर्म की राजनीति करने वाला राजनीतिक विश्लेषक है। धर्म बताइए, वही जिसको आप कहते हैं वर्ग विशेष, वर्ग विशेष, बता दीजिए, कुछ भी छुपा नहीं, बता दीजिए, मेरा अपमान कर रहे हैं, उसको सहने के लिए तैयार है, आप भी चल रहे हैं। फजील अहमद जी, आप तो राजनीतिक मैं थोड़ा सा, विश्लेषक, क्योंकि इन्होंने उसके लिए कहा, मैं थोड़ा सफाई दे दूं। देखिए, मीडिया डिबेट में पार्टियों को एक दूसरे की कमियां बतानी चाहिए, और अगर कोई कमी है तो वो सामने रखनी चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो राजनीतिक विश्लेषक को बीच में नहीं बोलना चाहिए ना, उससे पूछा नहीं गया था। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आप बता दीजिए कि सर्विस लेन आपकी 100 मीटर धसी थी कि नहीं धसी थी? ठीक है एसएन सिंह जी, इसी बात का जवाब देंगे राजकुमार भाटी। बोले राजकुमार जी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनने के बाद 2017 में बीजेपी की सरकार बन गई थी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके 1 वर्ष बाद बारिश में सर्विस रोड की मिट्टी खिसक गई थी। वो किस वजह से खिसकी? कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई। वो जिम्मेदारी इनकी सरकार की। अरे 5 साल और उसका निर्माण किसने किया था? हमारी है। आगरा के जो मेयर हैं, जिम्मेदारी 5 साल के लिए आपकी कंपनी को दिया गया था। जिम्मेदारी एसएन सिंह की हो गई। अरे सुन तो लो यार, मैंने क्या सुन लूं? आप बताइए, शांति से सुनिए। सड़क की जिम्मेदारी 5 साल के लिए उसको दी गई थी। जिम्मेदारी लगता है जो हमारा विषय, उससे हमें भटकना नहीं चाहिए। और एक वाक और बोल दूं, एक वाक आस्था जी, केवल एक वाक। बिजनौर में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए वहां की भारतीय जनता पार्टी के विधायक गई। उन्होंने सड़क के उद्घाटन में जैसे नारियल मारा, सड़क टूट गई, नारियल नहीं टूटा। ये बीजेपी की सड़कें हैं। ये चुनाव से पहले हुआ था ना, बीजेपी वैसा कार्य नहीं करेगी जैसा आपके झारखंड में होता था। उत्तर प्रदेश में 4400 ऐसे शिक्षक पाए गए जो शिक्षक थे ही नहीं। कई लाख लोगों को ऐसा पेंशन दिया जाता था जो पेंशन धारक थे ही नहीं। सब बीजेपी के लोग 37,000 करोड़ का सीएजी ने कोई रिपोर्ट ही आपने नहीं दिया। 350 करोड़ सफाई में उड़ा दिया, उसका कुछ हो ही नहीं। भ्रष्टाचार पर बात 20 करेंगे करोड़ रुपया बांटने का, महंगाई भत्ता 15 करोड़ बांटने में खर्च हो जा रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं हम। फजील अहमद, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति पर ही बात करेंगे, 2024 पर बात करेंगे। बताइए क्या होने जा रहा है देश में 2024 के चुनाव? मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि 2024 तक जो हंटर बर्दाश्त करके टिक गया वो आगे राजनीति करेगा, नहीं तो अरे आप विश्लेषक हैं, से बात भारत में ही इतनी आजादी है। विश्लेषक धर्म निभाइए, हम बता रहे हैं। विश्लेषक धर्म निभाइए। किसी पार्टी बोले सरकार के बोलिए, शांत हो जाइए, हंटर है, शांत हो जाइए, नाच है, ये सत्य, शांत हो जाइए, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, शांत हो जाइए। अरे बीच में बोलेंगे, सुन, इनके बीच में बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, ये चलेगा इसी बेटा से, बीच में बोले क्यों? झूठे आदमी को ये सबक सिखाने का धर्म निभाइए, बिना किसी दल से इन्फ्लुएंस हुए जवाब दीजिए। 24 में क्या होने जा रहा है, कैसा समीकरण बन रहा है? देखिए अभी 24 में सबकी बात करता है। अरे हम आपकी बीच में बोले, हम आपकी भी बात कर रहे हैं। मैंने पॉइंट आउट कर दिया। हम तो पहली बार जीटी रोड, जब एक ही रोड पर आना जाना होता था, पहली बार 4 लेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसवे अटल जी की सरकार में आई।
हम बधाई देते हैं। और हम जब अटल जी का नाम लिए तो इनको बुरा लग गया कि मुसलमान हो के अटल जी का नाम क्यों ले रहे हैं। ये दिक्कत है, इसी जेब में रखे ना हो। ये दिक्कत है। हमने बार-बार कहा कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के सवाल झूठ मुंह पे कुछ और गलत करने वाले, इस बात का डर लगता है। ठीक है, एक सवाल आ रहा है, इनका सवाल सुन लीजिए। मेरा नाम पिंटू है। सवाल 2024 में इलेक्शन जीत जाएंगे मोदी जी, तो जिसे जीत जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो पक्का जीत जाएंगे। रही बात विकास इतना बढ़िया हुआ है, जीएसटी देख लो, आप दूध पे देख लो, खाने पीने पे देख लो, इतना बढ़िया विकास। आप जीएसटी की तारीफ करें, सब तो कह रहे हैं बर्बाद हो गए, गरीब आदमी क्या करेगा? खाने पीने के लिए आप जीएसटी बढ़ा रहे हो, और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कहते थे बच्चों के आप जीएसटी बढ़ाते हो, आप कहाँ गए? अब गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला पैसे बढ़ा रहा है। विकास करा है, जाओ दिल्ली में जाकर देखिए, इनका हेडक्वार्टर के लिए होटल फैल कर रखा है, ऐसे बहुत बढ़िया वो बना रखा है। ठीक है, आप ये आम आदमी की आवाज है। हम राहुल चपराना है। इनकी भी बात विकास की जो बात चली, अरे समाजवादी पार्टी के लोग हैं भाई। मैम विकास का तो एनकाउंटर हो गया, विकास की तो गाड़ी पलट गई, विकास का तो मुद्दा है ही नहीं। यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी का। आज देखिए, ये जो महंगाई का मुद्दा होता है केवल एक देश के नाते तय नहीं होता है, पूरे ग्लोबल देशों को लेकर चलता है। और आज दुनिया में महंगाई कहाँ पे और भारत में महंगाई कहाँ पे है, फिर भी इस देश की जनता ने हम पे भरोसा दिखाया। और हमारे भाई कह रहे थे बेरोजगारी का, तो अब बेरोजगारी पंजाब का देख लीजिए 10 से ऊपर है, बेरोजगारी आप दिल्ली का देख लीजिए 11 पॉइंट कुछ है, बेरोजगारी आप झारखंड का देख लीजिए 6.7 है। एक चीज बता दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश की भी बेरोजगारी देख लीजिए 2.9 है। अब क्योंकि हम डिबेट के अंतिम पड़ाव में, मैं चाहूंगी कि जो भी सवाल हो वो एक क्लोजिंग रिमार्क की तरह सभी मेहमान रखें। राजकुमार भाटी जी, 2024 में अकेले ही चलेंगे, कोई गठबंधन बनाएंगे, क्या करेंगे? सपा क्या नहीं, करेंगे? मैं तो अपनी डिबेट का क्लोज इस जो भाई ने बात कही उससे करना चाहता हूं। और मैं सभी जो आपका शो देख रहे हैं दर्शक, उनसे भी कहना चाहता हूं इस बात पर ध्यान दें जो उन्होंने कहा कि किया कुछ नहीं है मोदी जी ने, लेकिन जीत जाएंगे क्योंकि हिंदू मुसलमान करेंगे। ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक है। इससे निकलो, अगर देश की तरक्की चाहते हो तो इससे निकलो और विकास के नाम पे वोट दो, काम के नाम पे वोट दो। ठीक है, फजील अहमद, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, जब एक करता है तो दूसरे को करने की मजबूरी हो जाती है। शुरुआत किसने की? यहाँ तो उसको भी लेकर लड़ाई है। भाजपा ने किया ना, आप करेंगे तो हम भी करेंगे। हिंदू हिंदुस्तान, वो तो कह रहे हैं बोलते हैं कि हिंदुस्तान। कौन पार्टी बोलती है, बोलिए ना? हिंदुस्तान में एक हिंदू रहता है, आदिवासी, बुद्धिस्ट, ईसाई, पंजाबी, सिख, मुसलमान। अरे शुरुआत इन्होंने की ना, कि हम अरे बोल तो रहे, आप सुन नहीं रहे। हम तो बोल रहे कि जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सवाल देश को इकट्ठा करके, लेकिन देश पर नहीं चलना चाहते ये लोग। ये तो सिर्फ मुद्दों को गर्म करके किसी तरह चुनाव जीत जाना इनका मकसद है बस। से उठ करके दूसरा ये है कि हंटर जो है, जिसकी बात पर यकीन करेगी, उसकी 2024 में सरकार लड़ सकते हैं, तो नहीं लड़ पाएंगे। दयाराम भार्गव जी, 2024 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक न्याय जो रिपोर्ट लागू नहीं हुई उसकी बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, 12,400 शिक्षक भर्ती घोटाला, 68,500। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, जो मुद्दाएं हमारे हैं। अब पूर्वत में उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों पे पदस्थ नहीं हो पाए, जो बैलेंस बचा है, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा रोजगार दबाई पे हम चर्चा करते रहेंगे, और दबे कुचे वंचित समाज के जो अंतिम पायदान पे है उसकी आवाज हम सड़क से ये सब ठीक है, लेकिन जाएंगे किसके साथ? नहीं, मैंने कहा ना, हमने आपको बताया ना, जिनका नाम हमने लिया, अहिरगढ़िया, कुर्मी, जमाल, मुजाहर, धोबी, जो चौहान। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2024 के लिए क्या समीकरण बनने जा रहा है? देखिए, यूपी से बहुत बड़ा टारगेट रखा है, मिशन 80। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे सुंदर नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम करके दिखा रहे हैं। 2019 में हम गए थे एक बार चुनाव में, और हमारी लड़ाई तो हमसे स्वतः से है कि हम उससे भी ज्यादा गति से काम करें। हमारे भाई ने कहा योजनाओं को लेकर, कोई भारतीय जनता पार्टी की एक योजना बता दीजिए जो क्षेत्र, जाति, धर्म देकर आई हो। हम जो पुल पुलिया, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो आवास विकास का कार्य कर रहे हैं, उस पे सभी लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पे विकास के नाते, उस पर आप फोकस करेंगे, और उसके लिए पार्टियों के भीतर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बात चाहे भाजपा की हो, वहां भी 24 को लेकर मंथन चल रहा है। बात चाहे सपा की हो, वहां भी पहले आजमगढ़ और रामपुर में जो हार हुई उसके मंथन के साथ 24 के लिए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बात कांग्रेस की हो, सुभाषपा की हो, या देश में व्याप्त तमाम पार्टी की हो, सभी 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है। और अब देखना यह होगा कि अभी जितना वक्त 2024 में बाकी है, देश की, प्रदेश की राजनीति में कितने समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्या एकला चलो रे, या जिस तरह अलग थलग स्थिति में वो फिलहाल नजर आ रहे हैं, एकमात्र अकेले ही फील्ड में उतरते हैं, या फिर किस तरह का गठबंधन बनाते हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, जनता का शुक्रिया अपने सवाल रखने के लिए।
तो इस बड़ी चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।